बेटी, दीदी आपका दिमाग खराब हो गया है, इस उम्र में शादी करोगी? संदीप ने अपनी बड़ी बहन राजेश्वरी को कहा। आपके शादी के किस्से हर जगह चर्चा का विषय बने हुए हैं। हमारा तो कहीं भी आना जाना दुर्भार हो गया है। छोटी बहन परमेश्वरी भी कहाँ चुप रहने वाली थी। मम्मी, आप ही दीदी को क्यों नहीं समझाती? मैं तो वैसे भी संयुक्त परिवार में रहती हूँ। देवरानी जेठानी ने तो उसी दिन से ताने मारने शुरू कर दिए थे जिस दिन दीदी उस परिचय सम्मेलन में हिस्सा लेने गई थी। पता नहीं कैसे कैसे वाहियात लोग हैं इस दुनिया में जो ऐसे ऐसे वाहियात आइडिया लाते हैं। सबसे छोटी बहन बिंदुश्री ने कहा, कितना समझा दिया लेकिन ये टस से मस नहीं हो रही है। इसे अपना परिवार चाहिए, जैसे हम सब तो मर गए हैं। राजेश्वरी की माँ ने हिकारत से कहा। राजेश्वरी सबकी सुनते हुए भी कुछ नहीं सुन रही थी। वह अपनी माँ को कहना चाहती थी कि हाँ अम्मा, पापा के साथ मैंने तुम्हें भी उसी दिन खो दिया था। मैं आज से 27 वर्ष पहले ही अनाथ हो गई थी, लेकिन उसने चुप रहना ही श्रेयस्कर समझा। वैसे भी यहाँ पर उसकी बात समझने वाला था ही कौन। कहने को भरा पूरा परिवार था, लेकिन वह सबके बीच एकदम तन्हा थी। जैसे जैसे भाई और बहनों के विवाह होते गए, उनके साथ रिश्तों के सूत्र कमजोर पड़ते गए और अब तो टूट ही गए हैं। उनकी फैमिली फोटोग्राफ सिवा गायब ही हो गई है। महीनों की पहली तारीख को वह सबको नजर आती है। उसके वेतन पर सबकी नजर गिद्ध सी लगी रहती है और चिलकाओं के जैसा उसका वेतन नोच कर खा जाते हैं। कुशल इतने हैं कि उससे पैसे नहीं लेते, विभिन्न चीजें मंगवाते हैं। 10 दिन पहले से ही पूरे परिवार की फरमाइशें उसके कानों तक आने लग जाती है। वह अगर किंतु परंतु करे तो सब उसे ही दोष देने लग जाते हैं। उसकी अपनी सगी माँ ही कहाँ उसका साथ देती है। अनुकंपा की नौकरी आपको सबकी देखभाल के लिए मिली थी, अकेले तो हो, इतने पैसे का क्या करोगी? सरकारी नौकरी बड़ी आसानी से मिल गई ना। राज, तेरे भाई बहन ही तेरा परिवार है, इन पर खर्च नहीं करोगी तो किस पर करोगी? राजेश्वरी पिछले 27 सालों से यही सब सुनती आ रही थी। उसे याद भी है कि सरकार भी इसी शर्तों पर नौकरी देता है कि आप अपने परिवार की देखभाल करोगे। 27 वर्षों में सरकार ने तो कभी आकर नहीं देखा और ना ही उसे याद दिलाया। वैसे याद दिलाने की जरूरत भी नहीं थी, इसके लिए उसके घर वाले ही काफी थे। 18 वर्ष की कमसीन उम्र से वह यह जिम्मेदारियां निभा रही थी। राजेश्वरी डॉक्टर बनना चाहती थी, पापा भी यही चाहते थे, लेकिन इंसान की हर चाहत पूरी कहाँ होती है। कभी जमीन नहीं मिलती तो कभी आसमान नहीं मिलता। पापा पता नहीं अपने दिल से कितना काम करवा रहे थे, जो उनके दिल को एक दिन ऐसा आघात लगा कि पापा कभी उससे बाहर नहीं आ सके। अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार जिसमें 3 बेटियां और 1 बेटा था छोड़कर पापा हमेशा हमेशा के लिए किसी और सफर के लिए ही निकल गए। पापा की सरकारी नौकरी थी। कुछ दिनों बाद ही फैमिली पेंशन शुरू हो गई थी, लेकिन 5-9 के परिवार के लिए यह पेंशन ऊँट के मुंह में जीरा थी। अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया जारी थी। राजेश्वरी और उसकी माँ दोनों पापा के दफ्तर में चक्कर लगाते थे। सबसे पहले नौकरी के लिए माँ से ही आवेदन भरवा रहे थे। माँ तो 10वीं भी उत्तीर्ण नहीं कर पाई थी। माँ की योग्यता इतनी ही थी कि उन्हें चपरासी की नौकरी मिल सके। माँ को नौकरी मिलती तो माँ 22 साल बाद नौकरी से सेवानिवृत्त हो जाती।
पापा के शुभ चिंतकों ने माँ को सुझाव दिया कि आपकी बेटी राजेश्वरी 12वीं उत्तीर्ण कर चुकी है और 18 वर्ष की है। एक तो इसे बाबू की नौकरी मिल जाएगी, दूसरा अभी 42 साल तक नौकरी कर पाएगी। लेकिन राजेश्वरी तो डॉक्टर बनना चाहती है, माँ ने कहा था। बहन जी डॉक्टर बनना चाहती थी, अभी बनी नहीं है। दोनों में बहुत फर्क है। सोच लीजिए, वेतन भी ज़्यादा मिलेगा और फिर होशियार बच्ची है तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देती रहेगी तो पदोन्नति भी जल्दी जल्दी मिलेगी। पापा के ऑफिस के लोगों ने समझाया और माँ समझ गई थी। माँ ने उस दिन से अपनी बड़ी बेटी और उसके सपनों, इच्छाओं, ख्वाहिशों को भुलाना या कहें कि उसकी उपेक्षा करना शुरू कर दिया था। यौवन के बाहर राजेश्वरी पर भी आई। दिल उसका भी कई बार धड़का, रिश्ते उसके लिए भी आए, लेकिन माँ ने हर बार मीन मेख निकालकर लड़के वालों को चलता किया। राजेश्वरी ने 1-2 बार कहा भी कि माँ, मैं उसी लड़के से शादी करूँगी जिसकी रुचि मुझ में हो, मेरे वेतन में नहीं। यह लड़का तेरी लायक नहीं है या घर तेरे लायक नहीं है, सास बहुत खुर्राट है। ऐसा कह कहकर माँ हर रिश्ते को ना करती रही। तब राजेश्वरी को भी माँ की बात सच लगती थी। कोई भी माँ अपनी संतान का बुरा नहीं सोच सकती। राजेश्वरी यही घुट्टी पी पी कर ही तो बड़ी हुई थी, लेकिन उसे अपनी माँ के इरादे की कभी खबर ही नहीं लगी। उसकी माँ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कभी खोना नहीं चाहती थी। पापा के दोस्त जगमोहन अंकल अपने बेटे केतन के लिए माँ के कितने पीछे पड़े थे, लेकिन माँ ने यह कहकर मना कर दिया था कि 3-3 बेटियाँ इनकी कुंवारी बैठी हैं। अपने बेटियों के दहेज के जुगाड़ के लिए कमाऊ बहू चाहते हैं। केतन राजेश्वरी को भी बहुत पसंद था। 10वीं क्लास में दोनों ने साथ साथ कोचिंग की थी। माँ ने तो अंकल को अपमानित करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अंकल ने तो फिर हमारे घर से सारे रिश्ते नाते ही तोड़ लिए थे। माँ को केवल अपने अब 3 बच्चे और उनका भविष्य ही नजर आता था। आज भी राजेश्वरी को याद है, माँ ने कभी शाम को उसका खाने पर इंतजार नहीं किया। तीनों बच्चों को गर्मा गर्म तावे से उतरी रोटी खिलाने वाली माँ हमेशा उसके लिए 4 रोटियां सेक कर रख देती थी। वह चाहती थी कि माँ खाना खाते हुए उसके पास बैठे, उसके ऑफिस की बात करें, उसके सुख दुख के विषय में पूछें, लेकिन माँ के पास उसके लिए कभी वक्त ही नहीं था। वह भी अपने ऑफिस, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, घर की जिम्मेदारियों में ऐसी उलझी कि इन सब बातों पर कभी गौर ही नहीं किया। उसे समझ ही नहीं आया कि वह माँ की कभी लाडली प्यारी बेटी नहीं थी, हमेशा एक कमाऊ बेटी ही बनी रही थी। लेकिन अब भी वह इस परिवार का हिस्सा बन ना सकी थी। अपने जीवन के बहुमूल्य 27 वर्ष इस परिवार को देने के बाद भी वह पराई ही थी। संदीप, उसकी पत्नी और उसके बच्चों पर राजेश्वरी का कोई अधिकार नहीं था। पिछले महीने संदीप के बेटे को जरा सा डांट दिया था और उसकी पत्नी ने कितना सुनाया था कि कभी खुद के बच्चे हुए नहीं, बच्चों को पालना और संभालना आपको कहाँ आता होगा। राजेश्वरी कितनी ही बार सुन चुकी थी कि दीदी, हम लोग अपना घर अपने आप देख लेंगे। माँ भी अक्सर अपने बेटों की ही तरफदारी करती थी। एकाएक कमाऊ बेटी पराया धन हो गई थी। भाई भाभी के घर में उनके तरीके से रहना पड़ता था।
माँ अक्सर यही कहती। राजश्री सोचती कि मेरा घर कभी मुझे बनाने नहीं दिया और जिस घर को अपना समझकर मैंने हाड़ मास से सींचा वह भी मेरा नहीं रहा। अब उस उम्र के इस पड़ाव पर राजेश्वरी को अपना खुद का घर और परिवार बनाने का अवसर भी कहाँ मिलने वाला था। चेहरे की लालिमा और चिकनाई समय की भेंट चढ़ गए थे। बालों में सफेदी झांकने लगी थी। कब युवती राजेश्वरी प्रौढ़ा राजेश्वरी में परिवर्तित हो गई थी पता ही नहीं चला था। राजेश्वरी को घर काटने लगा था। वह घर छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहती थी। इसी बीच उसे दूसरी पारी परिचय सम्मेलन के बारे में पता चला। उसने इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए पंजीकरण करवा लिया था और वहां गई भी थी। वहां जाकर उसे पता चला कि उसके जैसे कई लोग हैं जो घर परिवार के साथ होते हुए भी नितांत अकेले हैं। वहां पर राजेश्वरी की भाभी के किसी दूर के रिश्तेदार ने उसे देख लिया और घर पर सबको इस बारे में पता चल गया। राजेश्वरी ने अभी तक विवाह करने का निर्णय भी नहीं लिया था। वाकई में उसे वहाँ कोई साथी समझ में भी नहीं आया था, लेकिन एक उम्मीद बनी थी कि उसे भी जिंदगी दोबारा मौका दे सकती है। उसके घर पहुंचने से पहले ही यह खबर पहुंच गई थी कि राजेश्वरी दूसरी पारी परिचय सम्मेलन में गई थी। घर पर आते ही माँ, संदीप और भाभी सब उस पर पिल पड़ गए थे। अच्छा हुआ वहाँ बहू के रिश्तेदारों ने तुझे देख लिया, नहीं तो हमें कभी पता ही नहीं चलता। हाँ माँ, दीदी तो जीजा जी को लेकर ही आती। अपनी बुआ के ऐसे लक्षण देखकर मेरा बच्चे क्या सीखेंगे। संदीप की पत्नी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। राजेश्वरी को अपने घर वालों से इस तरीके से विष बुझे शब्दों की उम्मीद नहीं थी। उसने भी गुस्से में कह दिया कि हाँ, मुझे एक सज्जन बहुत ही पसंद आए हैं, अब उनसे ही शादी करूंगी और अपने घर चली जाऊंगी। ऐसा कहकर राजेश्वरी वहां से चली गई थी। भाई, भाभी और माँ खुसुर-पुसुर करते रहे और अगले दिन सुबह दोनों बहनों को भी बुला लिया। घर में आज सुबह से ही राजेश्वरी पर चर्चा चल रही थी। आप लोगों का बहुत सुन लिया और सह भी लिया, अब और नहीं। अनुकंपा नौकरी का एहसान बखूबी चुका दिया है। तुम लोगों को इस काबिल बना दिया है कि तुम अपना जीवन संवार सको। अब मैं अपना जीवन अपने तरीके से जीऊंगी। इस शहर से ट्रांसफर करवा रही हूँ। राजेश्वरी ने सदे हुए शब्दों में कहा। बिंदुश्री, तेरा संयुक्त परिवार कहाँ गया था जब तेरे पति को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया गया था? परमेश्वरी, जब तेरे बेटी मेरे बॉस के बेटे के साथ भाग गई थी तब चर्चाओं को कैसे विराम लगाया था? माँ, आप अपने बेटे के साथ ही रहेंगी जानती हूँ, लेकिन फिर भी कभी आपको कोई परेशानी हो तो इस बेटी के दिल और घर के दरवाजे हमेशा के आपके लिए खुले रहेंगे। आप चाहे अच्छी माँ नहीं बन सकी, लेकिन मैं अच्छी बेटी बनने की कोशिश करूँगी। अंतिम बात, मैं किसी से भी विवाह करने वाली नहीं थी, लेकिन अब तुम लोगों की बातें सुनने के बाद लगता है कि मेरा भी कोई अपना होना चाहिए। राजेश्वरी ऐसा कहकर तीर की तरह वहां से निकल गई थी। अब अपने घर वालों की बेतुकी बातें सुनने की उसमें हिम्मत नहीं बची थी। वीडियो को
लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।